हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ IAS हिंदी। दिस इज मनीष श्रीवास्तव। जैसा कि आपको पता है, मॉर्निंग 8 AM हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक सेशन लेकर आते हैं जिसमें साइंस के अलग अलग टॉपिक्स को हम डिस्कस करते हैं। आज हम हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स को डिस्कस करेंगे। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि यहाँ से बहुत सारी चीजें आपसे कॉन्सेप्चुअली पूछी जाती हैं, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो है, हिंदी में इसी को कहा जाता है ऊष्मा। तो बेसिकली आज का जो हमारा लेक्चर का एजेंडा रहेगा, उसके अंदर हम हीट को समझेंगे, टेम्परेचर को समझेंगे, और टेम्परेचर्स नापने के लिए अलग अलग हमको स्केल्स पता हैं। जैसे हम सेल्सियस स्केल यूज करते हैं, फ़ारेनहाइट स्केल यूज करते हैं, आपका रोमर स्केल यूज करते हैं, रोमर के साथ साथ हम जो है कैल्विन का स्केल को भी यूज करते हैं। तो इन सारे स्केल्स में किस तरह से टेम्परेचर निकाला जाता है उनको भी देखेंगे। कुछ बेसिक कैसे हीट फ्लो होती है किसी एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो शुरू करेंगे हमारा सेशन। उससे पहले कोई भी तरह के डाउट्स हैं, इन सोशल मीडिया हैंडल पे जुड़ सकते हैं। लेक्चर की PDF यहाँ से डाउनलोड करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज हमारी बात दिमाग में आती है कि भाई हीट क्या है। तो हीट एक तरह की एनर्जी है जो आपका कहीं पर भी हाई होगी तो वहां से लोअर सब्सटेंस पर चली जाएगी। मतलब हीट क्या होती है, मूव करती है, जैसे एनर्जी मूव करती है। तो अकॉर्डिंग टू हीट डेफिनेशन, इट इज वन ऑफ द एसेंशियल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अब देखा जाए तो हमारी बॉडी में हीट नहीं रहेगी तो क्या होगा, हमारी डेथ हो जाएगी। बेसिकली हमारी बॉडी के लिए भी जो है हीट बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक इंसान की बॉडी में हीट रहती है तब तक हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो ऊष्मा की परिभाषा के अनुसार ये पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए ऊर्जा के आवश्यक रूपों में से एक है। ट्रांसफर ऑफ हीट टेक प्लेस फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर ड्यू टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या हो गया, तापमान ये हो गया कि आपका कितना डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस है। देखिए, मतलब आप हीट बता सकते हैं कि भाई ये चीज कोई गर्म है तो आपने बोल दिया इसमें हीट है। उससे भी ज्यादा कोई गर्म हो गया तो आपने बोला ये उससे भी ज्यादा हीटेड है। उससे भी ज्यादा हीट हो किसी के अंदर है तो कैसे उसको डिफाइन करें, तब एक चीज आती है हमारे पास टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या बता देगा, जैसे हम बोल रहे हैं कि कोई चीज 20 डिग्री सेल्सियस है इसका टेम्परेचर, किसी का 40 डिग्री सेल्सियस है, किसी का 200 डिग्री सेल्सियस है। तो बेसिकली तीनों को देखा जाए तो इनके अंदर हीट तो है, इनके अंदर टेम्परेचर तो है, लेकिन सबसे ज्यादा हीटेड कौन सा है, तो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस के लिए कि भाई कितना प्रतिशत ऊष्मा है इसके अंतर्गत, उसको बताने के लिए तापमान की जरूरत हुई। तो भाई क्या है, ट्रांसफर ऑफ हीट टेक प्लेस फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर। जब तक कोई भी दो वस्तुओं के बीच में डिफरेंस इन टेम्परेचर नहीं होगा तब तक हीट ट्रांसफर ही नहीं होगी। बेसिकली आपने देखा होगा कि आपने घर में कभी खाना बनाया होगा, तो खाना बनाने में आपने जो भी चीजें पकाई होंगी वो पहले उनका टेम्परेचर अलग होगा, आपने हीट देकर उनका टेम्परेचर में चेंजेस ला दिया और अपना खाना कुक कर लिया। तो अगर देखा जाए तो क्या है, तो ट्रांसफर ऑफ हीट टेक प्लेस फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर ड्यू टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर एज पर द थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का यही नियम कहता है कि ऊष्मा प्रवैगिकी के अनुसार तापमान में अंतर के कारण गर्मी का स्थानांतरण एक शरीर से दूसरे शरीर में होता है, या फिर हम गर्मी भी बोल सकते हैं, इसी को ऊष्मा भी बोल सकते हैं, कि स्थानांतरण दूसरे में होता है। हम खाना पकाने में, स्त्री करने में, परिवहन, मनोरंजन आदि विभिन्न गतिविधियों में ऊष्मा ऊर्जा का उपयोग करते हैं। वी यूज हीट एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटीज लाइक कुकिंग, आयरनिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, रिक्रिएशन एक्सेट्रा। इसके अलावा दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑल्सो प्लेज अ वाइटल रोल इन नेचर एंड द ऑकरेंस ऑफ the wind, rain, changes of seasons are dependent on the gradient created due to the uneven heat of different region। अब देखा जाए तो आपने देखा होगा कहीं पर वर्षा गिर रही है, कहीं पर रेनफॉल हो रहा है, कहीं विंड्स चल रही हैं, कहीं प्रेसिपिटेशन हो रहा है। ये सारी चीजें जो हो पाती हैं ये भी किसके कारण होती हैं, हीट के कारण ही होती हैं। अगर टेम्परेचर नहीं होगा तो टेम्परेचर चेंजेस होने के कारण प्रेशर में चेंज नहीं होगा, प्रेशर अगर चेंज नहीं होगा तो प्रेशर के कारण विंड्स में मूवमेंट नहीं होगा, विंड्स का मूवमेंट होगा तभी तो क्लाउड्स का मूवमेंट होगा, क्लाउड्स का मूवमेंट होगा तभी तो रेनफॉल होगी। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये भी किस पे डिपेंड करती हैं, हीट पे डिपेंड करती हैं। तो ऊर्जा का ये रूप प्रकृति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हवा की घटना, बारिश, ऋतुओं का परिवर्तन, ये सारी चीजें जो हैं आपके पास जो भी निर्मित होती हैं ये ऊष्मा के कारण ही होती हैं। तो हीट इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो ये चीज हमको समझनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि भाई आपका जहां पर भी हीट ज्यादा होती है, थर्मोडायनेमिक्स को भी हम आगे लॉ पढ़ेंगे, आज हम हीट और टेम्परेचर पर बेस्ड हमारा ज्यादा डिस्कशन है। तो हीट का मतलब क्या हो गया, हीट का मतलब बेसिकली ऊष्मा का मतलब हो गया कि एक तरह की ऊर्जा है। अब वो ऊर्जा जो ज्यादा जगह पर, जितनी ज्यादा ऊर्जा होगी वहां से वो कम जगह की ओर जाएगी। तो हीट हमेशा फ्लो कैसे होती है, हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ। तो अगर आपने किसी गर्म चीज को छुआ तो आपको भी गर्मी पहुंच जाएगी। तो कई बार आपका हाथ जल जाता है, तो वो किसके कारण होता है, थर्मोडायनेमिक्स के कारण होता है।
थर्मो मतलब हीट, डायनेमिक्स मतलब इसका मूवमेंट होना, इसके अंदर परिचालन होना, इसके अंदर परिवर्तन होना, उसको ही कहा जाता है थर्मोडायनेमिक्स। अब देखिए हीट ट्रांसफर 3 तरीके से होती है, कहीं पर भी हीट ट्रांसफर हो रही होगी, ऊष्मा परिवर्तित हो रहा होगा तो 3 ही चीजों से होता है। एक होता है संवहन, एक होता है आपका कंडक्शन का मतलब होता है चालन, इसको ठीक कर लेंगे। कंडक्शन का मतलब है चालन, कन्वेक्शन का मतलब है संवहन, और रेडिएशन का मतलब है विकिरण। तो आप सोचेंगे ये कैसे होता है, तो भाई जैसे आपने कोई भी देखा होगा, गैस पे कोई बर्तन चढ़ाया तो वो बर्तन एक तरफ से उसको हीट मिल रही होती है, लेकिन धीरे धीरे पूरा बर्तन गर्म हो जाता है। ये कौन सा प्रोसेस है, तो इसी को चालन या कंडक्शन कहा जाता है। इट इज अ मेथड इन विच द ट्रांसफर ऑफ हीट टेक प्लेस बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो यहां पर सीधे तौर पर जो उसके संपर्क में आ रही होती हैं चीजें, उसके अंदर जो परमाणु होते हैं उनके अंदर सीधे सीधे हीट डेवलप होती है और हीट ट्रांसफर होती है। कन्वेक्शन, इट इज अ मेथड इन विच द ट्रांसफर ऑफ हीट हैपेंस बाय द मूवमेंट ऑफ हीटेड सब्सटेंस। ये जो है हवा के माध्यम से होता है या पानी के माध्यम से, मतलब ये फ्लूइड्स में होता है। फ्लूइड्स का मतलब बेसिकली जहां पर लिक्विड आ जाए या फिर गैस आ जाए, उसके माध्यम से अगर हीट का मूवमेंट हो रहा है तो उसको कन्वेक्शन कहा जाता है। रेडिएशन में जैसे सन से हमारे पास हीट आ रही है तो वो एक रेडिएशन है। इट इज द मेथड इन विच द ट्रांसफर ऑफ हीट टेक प्लेस बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो यहाँ पर विकिरण जो है वो वेव्स के थ्रू होता है। तो इसी को हम जो है यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कंडक्शन है, तो कंडक्शन में क्या हुआ, द ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी फ्रॉम वन मटेरियल टू अनदर बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। जैसे कि आपको यहाँ पर आपने इस चीज को हीट के पास रखा है तो ये धीरे धीरे यहाँ तक हीट पहुंच जाएगी। कैसे पहुंचेगी, तो इस प्रोसेस को ही कहा जाएगा कंडक्शन, या हिंदी में इसी को कहा जाएगा चालन। अब देखा जाए कन्वेक्शन, द ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी बाय द सर्कुलेशन और मूवमेंट ऑफ लिक्विड और गैस। अब इन हॉट एयर बैलून द हॉट गैस फ्रॉम द फायर रेजेस द बैलून। यहाँ पर इसके कांटेक्ट में नहीं आ रही है, लेकिन जो इससे हीट निकल रही है उसके कारण ये ऊपर जा पा रहा है। इफ यू यूज अ मेटल स्टिक फॉर योर हैंड यू विल गेट हॉट बिकॉज द हीट ट्रांसफर फ्रॉम फायर टू। आग तो यहाँ जल रही है लेकिन गर्मी आपको यहाँ पे लगेगी। अब रेडिएशंस में ऐसा होता है कि भाई आपका संपर्क ही नहीं होता है किसी चीज से और उसके अंदर हीट ट्रांसफर हो जाती है। तो व्हेन एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द सरफेस इट हीट्स द सरफेस यूजिंग अ माइक्रोवेव, या सन से आ रही है रेडिएशन। इन सारी जगहों पे आप कौन सा तरीका बोल सकते हैं, इसको विकिरण कहा जा सकता है और हिंदी में इसको संवहन कहा जाता है। तो 3 तरीके से हीट ट्रांसफर होती है, एक चालन, एक संवहन और एक विकिरण। तो यहाँ पर ये जो संवहन है ये कन्वेक्शन है। जैसे कि पानी उबल रहा है तो पानी उबलने के बाद इसके आसपास अगर आप हाथ लगाएंगे तो गर्मी रहेगी क्योंकि वो भाप में बदल जाता है। इसके अलावा ये जो बर्तन गर्म हो रहा है इसके अंदर चालन कंडक्शन हो रहा है, और ये जो आग जा रही है इसी के अंदर विकिरण हो रहा है। तो अगर हम इन तीनों के बीच में डिफरेंस अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई बताओ कि कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन में क्या डिफरेंस है, तो वहां पे आप क्या बताएंगे। तो देखिए सबसे पहली चीज है ऊष्मा संचरण की माध्यम की आवश्यकता होती है। इसमें आपको कोई ना कोई मीडियम चाहिए। ऊष्मा संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता इसमें भी होती है और ऊष्मा संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो दो में, संवहन में मतलब कन्वेक्शन में भी मीडियम चाहिए आपको, कंडक्शन में भी मीडियम चाहिए, लेकिन रेडिएशन में कोई मीडियम नहीं चाहिए। ऊष्मा एक कण से दूसरे कण को दी जाती है। कण स्वयं ऊष्मा ग्रहण करने के लिए स्रोत के पास जाते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है आपको हीट जो है हर जगह पर, जैसे बर्तन को आपको पूरा गर्म नहीं करना पड़ता, एक जगह से गर्म करते हैं तो धीरे धीरे उसमें जो भी आप पका रहे हैं वो धीरे धीरे पक जाता है, तो वो कंडक्शन से होता है। इसमें क्या होता है, कण स्वयं ऊष्मा ग्रहण करते हैं। जैसे हीट, जैसे बैलून उड़ रहा था तो बैलून में गर्म हवा भरती जा रही थी तो वो हवा खुद उसको लेकर आगे बढ़ रही है और कणों की आवश्यकता ही नहीं होती है, सीधे यहाँ पे रेडिएशंस आते हैं। कण अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं, कण अपना स्थान छोड़ते हैं, कणों की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। इसके अलावा ऊष्मा का संचरण मार्ग सभी ओर से संभव हो सकता है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हमेशा मीडियम मतलब हीट हमेशा ऊपर से नीचे ही जाएगी या नीचे से ऊपर ही जाएगी। तो कंडक्शन में हर जगह हीट ट्रांसफर होती है, लेकिन यहाँ पर ऊष्मा का संचरण मार्ग टेढ़ा मेढ़ा या घुमावदार हो सकता है। वैसे यह अधिकतर ऊपर की तरफ जाता है। ऊष्मा संचरण सदैव सरल रेखा में होता है, तो ये स्ट्रेट लाइन में होता है, ये टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है और इसमें कोई मार्ग नहीं है। ऊष्मा संचरण की गति धीमी होती है, इसमें धीरे धीरे हीट ट्रांसफर होती है। संचरण की गति इसमें भी धीमी होती है और इसमें जो है वेग की दर से होता है। प्रकाश कितनी तेजी से आ रहा है उससे होता है, मतलब वो स्पीड ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है।
किसी प्रकार की तरंग की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें भी तरंग की आवश्यकता वेव्स की नहीं है, लेकिन इसमें होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही एक तरीका होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो भाई अगर आपसे पूछा जाए कि अगर ऊष्मा का वर्गीकरण करेंगे तो क्या होगा, या तो कोई चीज गर्म होगी या तो कोई चीज ठंडी होगी। तो ऑब्जेक्ट विथ हाई हीट कंटेंट आर डिफाइंड एज हॉट, और अगर हम बात करें हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ रिलेटिव टर्म ऑलवेज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस ऑब्जेक्ट। मतलब आपकी कोई चीज जैसे कि 30 डिग्री सेल्सियस भी गर्म है और 40 डिग्री सेल्सियस भी गर्म है, तो दोनों चीजें हॉट हैं, लेकिन इसके कंपैरिजन में ये कोल्ड हो गया, ये हॉट हो गया। तो ये पूरा का पूरा तापमान पर निर्भर करता है। एग्जाम्पल ऑफ हॉट ऑब्जेक्ट अराउंड अस इंक्लूड द सन, फायर, हॉट पैंस, एयर फ्रॉम अ हेयर ड्रायर, लावा फ्रॉम वॉल्केनिक इरप्शन, ये सारी चीजें हॉट हैं। और कोल्ड का मतलब कि कंपैरेटिवली वो ठंडी है। ऑब्जेक्ट विद लोअर हीट कंटेंट आर डिफाइंड एज कोल्ड ऑब्जेक्ट्स। हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रिलेटिव टर्म, ये हमेशा क्या है, एक रिलेटिव टर्म है, किसी ना किसी चीज से आप इसका रिलेशन निकाल रहे होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ कोल्ड ऑब्जेक्ट अराउंड इज आइस, जैसे बर्फ हो गई, एयर फ्रॉम एन एयर कंडीशनर, एक एयर कंडीशनर से हवा जो आ रही है, कोल्ड ड्रिंक्स, मेटल वेसल्स कैप्ट इन ओपन, ये सारी चीजें ठंडी हो जाती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें सोर्सेस ऑफ हीट क्या है, ऊष्मा की क्या क्या स्रोत हैं, तो स्रोतों में अगर हम बात करें तो हमारे पास सन से भी हीट मिलती है, हमें कई तरह के केमिकल्स जो होते हैं जैसे बैटरी वगैरह में केमिकल्स है तो वो भी हीट दे देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से भी हीट मिलती है, न्यूक्लियर जो है इनसे भी हीट मिलती है। तो ये सारे सोर्सेस हैं जो हमें हीट प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई हीट और टेम्परेचर में क्या अंतर होता है, ऊष्मा और तापमान में क्या अंतर होता है, तो देख लेते हैं। तो ऊष्मा को बताया जाता है कि हीट इज डिफाइंड एज द टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट मॉलिक्यूलर मोशन इनसाइड इट। हीट का मतलब है कि भाई इसके पास कुल ऊर्जा कितनी है जिसके कारण इसके अंतर्गत जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर क्या हो रहा है, उनके अंदर गति हो पा रही है। तो ऊष्मा जो होती है एक उच्च ऊष्मा क्षेत्र से एक निम्न ऊष्मा क्षेत्र पर जाता है, जो मैंने आपको शुरू में भी एक डायग्राम बताया था, देखिए यहाँ पे तो हमेशा उच्च क्षेत्र से निम्न क्षेत्र पे जाता है। तो इस तरीके से हीट ट्रांसफर होती है। तो यहाँ पर भी हीट इस तरीके से बताएगा। टेम्परेचर डिफाइन एज अ मेजर ऑफ थर्मल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब कितनी डिग्री ऑफ हॉटनेस, कितना ज्यादा वो गर्म और ठंडा है, उसको नापने के लिए आप टेम्परेचर नापते हैं। हीट के लिए जो एसआई यूनिट है वो जूल है और इसके लिए केल्विन है। इसको टी से शो किया जाता है, इसको क्यू से शो किया जाता है। तो ये चीज हमने समझ ली कि भाई हीट और टेम्परेचर क्या होता है। अब देखिए अगर हमसे कोई पूछ ले कि यूनिट ऑफ हीट सीजीएस सिस्टम में क्या होती है, तो आप उसको बोलेंगे कैलोरी होती है। एफपीएस सिस्टम में क्या होती है, तो ये बीटीयू होती है, जिसको ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहा जाता है। और एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर -273 होता है केल्विन में। एक कैलोरी का मतलब 4.2 जूल्स होता है। कल के लेक्चर में हम जो है टेम्परेचर्स को समझेंगे तब मैं आपको ये चीज बताऊंगा। इसके अलावा द स्पेसिफिक हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट या विशिष्ट ऊष्मा वो होता है कि किसी भी चीज का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा देना। तो आप बस अभी यहाँ पे ये याद रख लीजिए, एक कैलोरी का मतलब 4.2, वैसे तो 4.206 जूल होता है, लेकिन आप 4.2 जूल याद रखेंगे। तो यहाँ पर अभी हम यहीं रुकते हैं। अगले लेक्चर में हम आगे के टेम्परेचर्स के बारे में बात करेंगे, तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे कि कैसे सेल्सियस स्केल काम करता है, कैसे फ़ारेनहाइट स्केल काम करता है, कैसे रोमर स्केल काम करता है, कैसे आपका केल्विन स्केल है, इन सारे में एसआई यूनिट किसको बताई जाती है। तो इसके लिए जो है नेक्स्ट लेक्चर में जरूर देखेंगे। इसके अलावा कोई भी डाउट्स आएंगे तो इन सोशल मीडिया हैंडल्स पे जुड़ सकते हैं। लेक्चर की पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड करेंगे, और भी कोई डाउट्स होंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।